हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस पे। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। ये स्टोरी मेरी पर्सनली फेवरेट है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टोरी आज तक इसने शेयर की होगी। ये स्टोरी ख़ास तौर पर लेंस के इर्द गिर्द ही घूमेगी। आप लोगों ने वंशन लव स्टोरी तो बहुत ही सुना होगा, पर अब इसमें एक अलग तरीके का रोमांस आप देखिए, जिसे हम रोमांस तो कह सकते हैं, पर ये उस तरीके का रोमांस नहीं होगा। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी। और स्टोरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इस स्टोरी को सुन के आपको किसकी याद आई ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टोरी को, इस मज़ेदार स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है बुढ़ऊ और जान। स्टोरी का नाम सुन के आपको पता तो थोड़ा बहुत लग ही गया होगा कि ये स्टोरी कैसी हो सकती है, और अगर नहीं पता लगी होगी तो आगे स्टोरी में आपको पता लग जाएगा। थोड़े से मैं आपको हमारे किरदारों के बारे में बता देती हूँ। लैंस सिचेन, घर का बड़ा बेटा, अपने अंकल का चहीता, बाहर से मासूम और अंदर से बहुत ही ज़्यादा शरारती। अपने लयन किरण अंकल के सामने हाजी हाजी करता है, पर पीछे उन्हें बुढ़ऊ कहता है। छोटे भाई पर इल्ज़ाम डालने में ये बहुत ही ज़्यादा मास्टर किस्म का इंसान है। लैन वांगजी, इस घर का सबसे छोटा बेटा, कबाब में हड्डी वाला रोल इसका हमेशा रहता है। दोनों के बीच प्यार देख देख कर ये हमेशा जलता है। दोनों मतलब अपने अंकल किरण और प्यारे भाई सिचैन के ऊपर। मौका मिलने पर बड़े भाई के राज खोलने को ये हमेशा तैयार रहता है, पर बड़ा भाई खुद पलटवार कर देता है। अब हम मिलते हैं इन घर के सबसे बड़े सदस्य लैन किरण जी से, जिनकी उम्र तो है 50 साल। थोड़े हंसमुख, थोड़ा कामचोर, लेकिन बड़ों के सामने खुद को मालिक टाइप दिखाने वाले हैं। बड़े भतीजे पर जान से भी ज़्यादा प्यार छिड़कते हैं, और उनका हमेशा यह डायलॉग रहता है, सिचन बेटा तू हमार जान है रे। घर के सारे काम बड़े बेटे से ही ये करवाते हैं। कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ़ सफाई, और दिन में कम से कम 15 कप चाय इन्हें सिचैन के हाथ से चाहिए होता है। इस परिवार में सिचैन, किरण और वांगजी के अलावा इनके पापा चिंगे जुन भी हैं, पर वो ज़्यादातर इनके मामलों में टांग अड़ाई नहीं करते हैं, और बाकी इस घर में इन चारों के अलावा कोई भी नहीं है। तो चलिए इस मज़ेदार स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पसंद आएगा। तो हम देखते हैं पहला सीन। सुबह के 6 बज रहे थे। मोहल्ले में मुर्गा भी आलस के मारे आंख मल रहा था, लेकिन हमारे घर के चाचा जी यानी कि लैन किरण भाई साहब, वो तो मुर्गे से भी पहले उठकर अपना आदेश पत्र जारी कर देते हैं। हमारे लैन किरण अंकल ने गले से खरखराते हुए आवाज़ दी, सिचैन, अरे ओ सिचैन, चाय बना दे बेटा। बिना चाय के मेरा तो दिमाग नहीं चलता। मेरा दिमाग चलना मुश्किल हो जाता है रे, तेरे को पता तो है। और वहीं हमारे सिचैन यानी कि इस घर का बड़ा बेटा बिस्तर में चादर ओढ़े करवट बदलते हुए सो रहा था। जैसे ही उसने अपने चाचा की आवाज़ सुनी, वो एकदम अपना मुंह बना लेता है और चादर पूरी तरह से अपने सिर पर ओढ़ लेता है। तभी फिर से किरण की आवाज़ सुनाई देती है, अरे ओ सिचनवा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तभी सिचन अपने सिर से चादर हटाते हुए बोलता है, अरे अंकल, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उठा है और आप अभी से चाय मांगने लग रहे हैं। देखिए अभी तो सूरज भी नींद में है। तभी फिर से हमारे अंकल लैन किरण की आवाज़ गूंजती है, तो क्या हुआ? सूरज मेरी चाय पिए बगैर उगता है क्या? चल जल्दी, वरना मेरी नसें सूख जाएंगी। तू समझ रहा है ना बेटा? किरण और सिचन के बीच में ये बातें चल ही रही थी कि हम बगल वाले कमरे में देखते हैं। बगल वाले कमरे में इस घर का सबसे छोटा बेटा लैन वांगजी खामोशी से सब कुछ सुन रहा था और मन ही मन में मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, अब भुगत मेरे प्यारे बड़े भैया, दिन की पहली फ्री सर्विस तेरी शुरू हो गई। अब हम सिचन को देखते हैं, जो अनमने मन से उठा और किचन में चला गया। उसने केतली में पानी चढ़ाया और दूध डाला और हाथ में चम्मच घुमाते घुमाते बड़बड़ाने लगा, बूढ़ाऊ कहेगा, रोज़ सुबह का यही ड्रामा लगा रखा है। एक दिन चाय में नमक डाल दूंगा इसके।
तभी अचानक पीछे से वांगजी की आवाज़ आई, ओहो ये क्या सुना मैंने, बुढ़ऊ, चाचा को बताना पड़ेगा। ये आवाज़ सुनकर सीचेन के हाथ वहीं रुक गए। उसने पलटकर देखा, वांगजी दरवाजे के पास खड़ा था। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। उसने सोच लिया था कि वो ये बात ज़रूर ही अंकल को बताएगा। तभी सीचेन ने फुसफुसाते हुए वांगजी से कहा, चुप, अगर तूने ये बात अंकल के सामने कहा ना तो तेरी जीएफ के बारे में बता दूंगा। तभी वांगजी एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है, ओए होए, बड़ी धमकी दे रहे हो, लेकिन याद रखना मेरा एक बुढ़ाऊ वाला डायलॉग तुम्हारा पूरा करियर ख़त्म कर देगा बड़े भैया। दोनों भाई ऐसे खड़े थे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध से पहले का माहौल होता है। तभी लैन किरैन की आवाज़ फिर से गूंजी, अरे सीचेन, चाय में चीनी डाल दी कि अभी तक सिर्फ गप्पे मार रहा है। तभी फटाफट सीचेन ने चाय के कप में चाय डालकर अंकल के पास पहुंचाई और अंकल किरण ने चाय का पहला घूंट लिया और मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, तू तो हमार जान है रे। सीचेन भी मुस्कुराया और बोला, और आप हमार जिगर हैं रे अंकल। और वहीं साइड में खड़ा वांगजी नाक सिकोड़ते हुए बोला, हाँ हाँ, और मैं कबाब में हड्डी। इन तीनों के इस प्यार भरे नोक-झोंक से कमरे में हंसी गूंजी, लेकिन वांगजी के चेहरे पर वो वाली मुस्कुराहट थी जिसमें जलन भी थी और थोड़ी शरारत भी। उसे पता था कि दिन अभी लंबा है और चाचा के हुक्मनामों का असली मज़ा अभी बाकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह के चाय के बाद अंकल ने अखबार खोला और पढ़ने लगा और फिर बिना देखे ही आदेश अपना जारी कर दिया, सीचेन, ओ बेटा सीचेन, कपड़ा धोना शुरू कर दे। तेरे पापा तो बस ऑफिस चले जाते हैं, घर का काम कौन करेगा बेटा। और हाँ, मेरा 15 कप चाय का कोटा ज़रूर पूरा कर देना, इसे भूलना मत। तभी हम सीचेन को देखते हैं जो किचन में काम कर रहा था। वो वहीं से चिल्लाता है, अंकल ये 15 कप चाय मतलब ये कोई घर है या टी स्टॉल। तभी हम किरण को देखते हैं जो हंसते हुए बोलता है, हमारे दिल के टी स्टॉल पे तो तू ही हेड शेफ है रे सीचन बेटा। अंकल की बात को सुनकर सीचन अपना मुंह बना लेता है। वहीं साइड में बैठा केले खाते हुए लैन वांगजी मोबाइल पर गेम खेलते हुए मज़े ले रहा था और बोल रहा था, अरे अंकल, आप बड़े भैया को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक भी दिलवा दीजिए ना, मोस्ट चाय बनाने वाला भतीजा अवार्ड भी उसे दिला दीजिए। तभी किरण बोलते हैं, बात तो तू सही कह रहा है वांगजी बेटा। वांगजी की बात पर सीचेन अपनी भौहें तान लेता है और बोलता है, ज़्यादा हंस मत। एक शब्द और बोला तो अंकल को तेरी रात वाली फ़ोन कॉल के बारे में बता दूंगा, सोच ले वांगजी। सीचेन की बात को सुनकर अचानक वांगजी की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर जम गई। वांगजी ने थोड़े घबराते हुए आवाज़ में सीचेन से कहा, भैया प्लीज़, वो तो सिर्फ दोस्त है मेरा। तभी सीचेन हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, दोस्त जो रात के 11:59 पे सिर्फ पढ़ाई के लिए कॉल करता है ना तुझे, समझ गया समझ गया। सीचेन की बात को सुनकर वांगजी को समझ आ गया कि ये मुंह खोलने का सही समय नहीं है, लेकिन जो हार मान जाए वो वांगजी कैसा, उसकी चालाकी देखो। वांगजी चुपचाप किरण के पास खिसकते हुए जाकर धीरे से बोला, अंकल भैया आपको पीछे से क्या कहते हैं आपको पता है। वांगजी की बात सुनकर किरण हैरान, उसने हैरानी से पूछा, क्या बोलता है। तभी वांगजी मुस्कुराया और बोला, ये आपको। फिर वो अचानक से रुक गया, फिर बोला, नहीं छोड़िए, मेरे भाई हैं, मैं क्यों उनका राज आपके सामने खोलूं। सीचेन के माथे पर वांगजी की बात सुनकर पसीना आ गया। उसने वांगजी से कहा, ठीक है, जो बोल रहा था भूल जा, मैं तेरे सारे कपड़े धुल दूंगा मेरे प्यारे भाई। तभी वांगजी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, बस कपड़े भैया, साथ में मेरे जूते भी पॉलिश करना चाहिए आपको। सीचेन ये बात सुनकर चिढ़ गया और उसने हाँ में अपना सिर भर दिया, मतलब ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो नहीं चाहता, पर अगर वो नहीं करेगा तो उसका
अंकल के सामने खुल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे कि अंकल उन दोनों को देखकर ये सोचते हैं कि इन दोनों भाइयों में कितना प्यार है, पर असलियत तो उन दोनों को ही पता है कि प्यार चल रहा है या एक दूसरे के सीक्रेट्स एक दूसरे पर उछालने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिचन कपड़े धो रहा था और वांगजी छत पर बैठा ठंडा कोको कोला पी रहा था। तभी अचानक से अंकल किरण की आवाज़ आई। उन्होंने सिचन को आवाज़ देते हुए कहा, चाय बना दे सिचन बेटा, मेरा 8वां कप रह गया है, तू भूल क्यों जाता है बार बार। तभी सिचन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, अभी के अभी चाय में नींद की गोलियां डाल दूंगा मैं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इस चाय के चक्कर में। तभी वांगजी नीचे झुककर फुसफुसाते हुए बोलता है, सुना मैंने, बोल दूँ क्या। तभी सिचन गुस्से में साबुन का पानी उछाल देता है जो सीधे वांगजी के चेहरे पर जा गिरा। वांगजी चिल्लाने लगा और बोला, ये देखो घर में टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। तभी सिचन मजाक उड़ाते हुए बोलता है, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो यही साबुन का पानी तुझे तेरे कोल्ड ड्रिंक में मिला के दे दूंगा, समझा। तभी ऊपर से अंकल किरण ने देखा और कहा, अरे लड़ना झगड़ना बंद करो दोनों। वैसे सिचन बेटा, शाम को मैंने प्लान बनाया है, जंगल घूमने चलेंगे, सुना है वहाँ बहुत सुकून मिलता है। अंकल की बात सुनकर वांगजी के कान खड़े हो गए। उसने कहा, जंगल? हाँ अंकल, ये आइडिया बहुत अच्छा है, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। तभी सिचन ने मन में कहा, हाँ मज़ा तो आएगा, बस वहाँ बुढ़ऊ से छुटकारा मिल जाए तो मेरे जीवन को थोड़ी शांति मिले। सभी ने अंकल की हाँ में हाँ मिला दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि वो जंगल ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे फ़नी, डरावना और यादगार एडवेंचर बन जाएगा। अब हमें शाम के 4 बजे का सीन दिखाया जाता है। अंकल किरण अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अचानक से वो अपने बिस्तर से ऐसे कूदे जैसे किसी ने घोषणा कर दी हो कि आज से चाय फ्री में मिलने वाला है। वो जल्दी जल्दी उठे और उत्साह से चिल्लाने लगे, चलो बेटा सिचन, जंगल ट्रिप की तैयारी कर लो, सुकून का मज़ा लेंगे वहाँ, शहर की भाग दौड़ से दूर और शांति में हम सभी वहाँ शांति से कुछ समय बिता लेंगे। किरण की बात सुनकर वांगजी, जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी से उछलते हुए बोलता है, मैं भी चलूँगा अंकल, मैं भी चलूँगा। सिचन तभी वांगजी की बात सुनकर नाक से कूटते हुए बोलता है, हाँ हाँ, कबाब में हड्डी बनकर तो तू हमेशा तैयार रहता है, तू कैसे नहीं चलेगा, अगर तू नहीं गया तो कबाब में हड्डी कौन बनेगा। तभी वांगजी सिचन को जवाब देते हुए बोलता है, और तू चाचा का परमानेंट जान बनकर तो तू भी हमेशा तैयार रहता है, मैं क्या तुम दोनों के बीच में आता हूँ। दोनों के बीच में तना तनी और झगड़ा वहीं स्टार्ट हो जाता है। तभी अंकल बीच में आए और उन्होंने बोला, अरे लड़ने वाले भाइयों, चलो मिलकर पैकिंग करते हैं, लड़ना झगड़ना बंद करो, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। अब हम पैकिंग का सीन देखते हैं। सिचन के बैग में था पानी की बोतल, बिस्किट्स, कैमरा और पावर बैंक रखा हुआ था, और वहीं वांगजी के बैग में था सिर्फ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और 2 जोड़ी कपड़े, उसमें वो ठूस रहा था। और वहीं किरण अपना बैग आधा खाली छोड़कर सिचन के बैग में मच्छरदानी, दवाइयाँ और टॉर्च ठूस रहे थे। तभी सिचन ने देखा और बड़बड़ाया, बूढ़ऊ अपना बैग भी मेरे बैग में डाल देगा क्या एक दिन। वैसे तो ये बात वांगजी ने सुन लिया था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और मन में ये बात नोट कर लिया कि जंगल में सही टाइम आने पर ये बात अंकल को बतानी है। ये बात उसने अच्छे से याद कर लिया। अब सभी पैकिंग हो जाने के बाद सब घर से बाहर निकले, घर को अच्छे से लॉक किया और अपनी कार में बैठकर जंगल के रास्ते निकल लिए। जंगल ना ही ज़्यादा दूर था और ना ही ज़्यादा पास, ये मान लीजिए कि 2-3 घंटे वहाँ लग जाते थे जाने के लिए। वो तीनों बड़े ही उत्साह के साथ जंगल के लिए निकल जाते हैं, और वहीं किरण ने चिंगेजून को खबर कर दी थी कि वो जंगल घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनकी चिंता ना करे।
और वहीं चिंगेजुन ने भी किरण को ये बता दिया था कि उसे अचानक से एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के कारण दूसरे सिटी जाना पड़ रहा है, इसलिए वो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर रखेगा, तो वो अपना और बच्चों का ध्यान रखे। ये बात किरण ने सिजन और वांगजी को भी बता दी थी कि तुम्हारे पिताजी अभी 2 से 3 दिनों के लिए घर से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें अर्जेंटली बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब हम देखते हैं कि जंगल के सुनसान रास्तों पर, यानी कि कच्ची सड़क थी और दोनों तरफ एकदम पेड़ ही पेड़ जंगल का सीन था। वहाँ एक कार चल रही थी। गाड़ी का माहौल कुछ इस तरह से था कि गाड़ी चलाते हुए अंकल गाना गा रहे थे, तू हमार जान है रे। और वहीं सिचन तुरंत ही जवाब देते हुए गाना गा रहा था, तू हमार जिगर है रे। और उनकी ताल से ताल मिलाते हुए वांगजी भी बोल रहा था, और मैं कबाब में हड्डी हूँ, पता है रे। गाड़ी चलती जा रही थी और ये तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते ये जंगल के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और शहर से काफ़ी दूर आ चुके थे। अब अचानक से गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा वांगजी सोचने लगा, ये दोनों तो जैसे जंगल में भी रोमांटिक सीन मनाएंगे। मैं तो सचमुच में एक्स्ट्रा सामान बनकर यहाँ आ गया हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं कबाब में हड्डी हूँ। पर वांगजी ये बातें सिर्फ अपने मन में ही रख लेता है और अपनी कनवाई हुई आंखों से अंकल और सिचैन को देख रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी मग्न हो चुके थे एक दूसरे के गानों से, एक दूसरे की ताल को मिलाने में। अब जैसे ही गाड़ी उस घने जंगलों के रास्ते में पहुंचती है, सूरज ढलने लगा था और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, कभी श्श तो कभी चक चक चक। वांगजी डरते हुए बोला, ये आवाज़ क्या है? अंकल हंसकर बोले, जंगल के पंछी है रे, और शायद कुछ बंदर भी। तभी राघव बोला, हाँ, और अगर तेरे जैसे कोई कबाब में हड्डी वाला बंदर हो तो वो भी ये आवाज़ें अच्छे से निकाल सकता है। तभी वांगजी बोला, भैया जंगल में भी तुम्हारे ताने मारना ख़त्म नहीं होगा क्या? बच्चे की जान लोगे अब? तभी सिचन हंसते हुए बोला, तू और बच्चा बांस जैसा तो बड़ा हो गया है, और कितना बड़ा होगा। इन दोनों का लड़ना फिर शुरू होता कि अंकल इन दोनों को बोलते हैं, शांति शांति शांति, और दोनों चुप हो जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक ही गाड़ी रुक जाती है। तभी अंकल बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ? सिचन बोलता है, शायद पंक्चर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वांगजी बोलता है, हाँ, और अब हम इस सुनसान जंगल में फंस गए हैं, बहुत बढ़िया। तभी कहीं दूर से झाड़ियों में सरसराहट हुई। तीनों ने एक दूसरे के मुंह को देखा। अंकल बोला, शायद कोई हिरन है। सिचन बोला, या फिर, ऐसा कहकर धीरे से उसने बोला, या कुछ और। तभी अचानक पीछे से जोर की ठप ठप की आवाज़ आई और तीनों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तीनों कुछ डर से गए थे। गाड़ी के पीछे आती ठक ठक की आवाज़ इतनी रहस्यमयी थी कि तीनों की सांसें थम सी गई थी। तभी सिचन ने धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ में टॉर्च लिया और वांगजी बोला, भैया अगर पीछे से भूत आ गया तो? सिचन बोला, तो तुझे आगे कर दूंगा, तेरा हड्डी वाला रोल ही पूरा हो जाएगा। तभी अंकल भी कार से बाहर आए और सबने टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली जहाँ से आवाज़ आ रही थी। और फिर एक बुजुर्ग सा आदमी पूरी तरह पत्तों और बेलों से ढका उनके सामने अचानक से आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर रंग बिरंगे पेंट थे और हाथ में लकड़ी का भाला था। ये सब देखकर वो थोड़े डर से गए। तभी उस बुजुर्ग ने अजीब सी भाषा में बोला, उंगा उंगा तांगा बांगा। वांगजी डर से चिपक गया राघव के पीछे और बोला, ये क्या बोल रहा है? तभी अंकल बोला, शायद नमस्ते बोल रहा है। और सिचन बोला, हाँ, और भाला सजावट के लिए लिया होगा शायद। वो तीनों उस बूढ़े आदमी को देख ही रहे थे कि कुछ ही सेकंड में झाड़ियों से
ऐसे ही 10 से 12 लोग निकल आए। सबके कपड़े पत्तों से बने हुए थे, चेहरे पर अजीब तरह के पेंट लगे हुए थे और हाथों में अलग अलग हथियार उन्होंने पकड़ रखा था। वांगजी घबराकर बोला, ये तो पूरा जंगल बुक का लाइव शो लग रहा है। तभी अंकल बोले, अरे डरो मत, मैं बात करता हूँ ना इनसे। और अंकल आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते, हम लोग टूरिस्ट हैं और जंगल घूमने के लिए आए हैं। तभी उन जंगली लोगों ने उन्हें देखा और उनका लीडर गंभीर चेहरे बनाकर बोला, उंगा तांगा हो पोरा। फिर उसने इशारे किए। अंकल को उसका इशारा कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने सिचेन की तरफ देखा। सिचेन ने भी अपना सिर ना में हिलाया। तभी उस बूढ़े इंसान ने फिर से इशारा किया और इस बार उन्होंने इशारा अपने लोगों को देखते हुए कहा। उस बूढ़े के इशारे पर उन सभी जंगली लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाड़ी से बाहर ले जाने लगे। तभी सिचेन बोला, अंकल लगता है टूरिस्ट का मतलब इनकी भाषा में बंदी बनाना होता है। तभी वांगजी बोला, मैंने कहा था ना जंगल मत चलो, अब हम सूप में पकेंगे। तीनों लोगों में डर का माहौल था, पर सबसे ज़्यादा डरा हुआ तो हमारा वांगजी था। तीनों बीच में घिरे हुए थे और वांगजी ने कस कर दोनों हाथों में अंकल और सिचेन का हाथ पकड़ रखा था। वो पूरे ग्रुप के लोग उन्हें धीरे धीरे चलते हुए अपने कस्बे तक ले आए। उन तीनों ने देखा कि उनको उस कस्बे के अंदर एक बड़े से खुले मैदान में ले आया गया है। उस मैदान के चारों तरफ आग के बड़े बड़े मशाल जल रहे थे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ ढोल बाजे बजा रहे थे। माहौल फनी भी था और डरावना भी लग रहा था। तभी एक जंगली औरत सिचेन के पास आई और उसने सिर से पांव तक सिचेन को देखा और बोला, हू हा रा जिगर। उस जंगली औरत की बात सुनकर अंकल की आंखें चमक उठी और उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोला, सुना बेटा, ये भी तुझे जिगर बोल रहे हैं। तभी सिचेन बोला, हाँ अंकल, लेकिन यह जिगर का मतलब शायद खाने वाली चीज़ भी हो। तभी वांगजी बोला, बस यही कमी थी, कबाब में हड्डी बनकर मैं भी थाली में आ जाऊंगा फ्री फंडे में। तभी उस ट्राइब के लीडर ने इशारा किया कि तीनों को एक बड़े से बांस के पिंजरे में डाल दिया जाए। अंकल थोड़े से घबरा गए और उन्होंने सिचेन का हाथ पकड़ लिया और बोला, तू हमार जान है रे, कुछ कर। तभी सिचेन ने कहा, तू हमार जिगर है रे अंकल, पर यहाँ से निकलने के लिए दिमाग चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। तभी पीछे से वांगजी बोला, वाह, तो अब हम यहीं कबाब बनकर रहेंगे। अब उन तीनों को एक एक करके बांस के बड़े से पिंजरे में डाल दिया जाता है और अंदर से बंद कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। पिंजरे के चारों ओर जलते बड़े बड़े मशालों की रोशनी में जंगल के लोग नाच रहे थे, ढोल पीट रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, हू हा टूंगा टूंगा, ऊ हा टांगा टांगा। इस तरह के अजीब गाने गाकर बड़े से आग के सामने वो लोग नाच रहे थे। तभी वांगजी पिंजरे में बैठा हुआ कांप रहा था और बोल रहा था, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डांस है या किसी को बुलाने का मंत्र। तभी सिचेन बोलता है, शायद दोनों, और लग रहा है कि वो किसी हम ही हैं। तभी अंकल थोड़ा खुश होकर बोले, अरे डरो मत बेटा, ये यहाँ के लोग दिल के अच्छे होंगे, देख कितनी एनर्जी से नाच रहे हैं। तभी सिचेन बोला, हाँ अंकल, और अगली एनर्जी हमारे पीछे भागने में ये लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की लीडर ने, यानी कि उन जंगली लोगों के जो कस्बे के लीडर हैं, उन्होंने इशारा किया और दो औरतों ने मिट्टी के बर्तन में कुछ उबाल कर उनके सामने लेकर आई। अंकल ने उस बर्तन से एक तेज़ खुशबू ली और उनकी नाक अचानक से फड़फड़ाई। उन्होंने कहा, अरे ये तो चाय जैसी खुशबू है। वांगजी बोला, हाँ, और उसमें मछली के सिर भी तैर रहे हैं। बर्तन को पिंजरे के पास रख दिया गया और इशारे से पीने को कहा गया। अंकल तुरंत बोले, अरे ये तो मौका है, चाय पीते हैं चलो। तभी सिचेन बोला, अरे अंकल, ये चाय नहीं है, ये मछली चाय है।
तभी अंकल बोले तो क्या हुआ, दिल से चाय होना चाहिए बस। तभी अंकल ने उस बर्तन को उठाया और पहला घूंट लिया और उनका चेहरा थोड़ा तिरछा सा हो गया। उन्होंने बोला वाह एक्स्ट्रा फ्लेवर। वांगजी धीरे से बोला हाँ, मछली का फ्लेवर और साथ में हमारा फ्यूचर भी इस चाय की तरह उबलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चाय को पूरा ख़त्म कर लेने के बाद वो बर्तन वहाँ से ले जाया गया। अब हमें दिखाया जाता है कि दो जंगली आदमी उस पिंजरे के अंदर गए और तीनों को एक एक करके उठाने लगे और उनके गले में पत्तों के हाथ डालने लगे। फिर उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग पोतने लगे। सिचन बोला ये क्या कर रहे हैं? तभी वांगजी बोला ताकि पकाने से पहले हम अच्छे लग सके भैया। तभी अंकल बोले अरे ये तो हमारा वेलकम कर रहे हैं। तभी लीडर ने सबको बाहर निकालने के लिए आदेश दिया और उन लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें आग के सामने खड़ा कर दिया गया और उन्हें दौड़ने का इशारा किया गया। सिचन बोला ये क्या बोल रहे हैं? तभी वांगजी बोला ये इशारा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी किरण बोला शायद ये दौड़ने के लिए बोल रहे हैं और फिर उन्हें भाला दिखाया गया। तभी अचानक से सिचन ने अंकल का हाथ पकड़ लिया और अंकल बोले अगर ये हमारी फिटनेस चेक है तो मैं फेल होने के लिए तैयार हूँ सिचन बेटा। तभी वांगजी बोला और अगर ये बलि से पहले वाली वार्म अप है तो मैं तो बैठा ही रहूँगा। लेकिन उन जंगली लोगों ने अचानक से तीनों को खींचकर आग के चारों ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। अंकल हांफते हुए बोले तू हमार जान है रे सिचन, रुक मत, भागता जा। तभी सिचन बोला तू हमार जिगर है रे अंकल, लेकिन जान और जिगर दोनों जलने वाले हैं लग रहा है। तीनों की हालत भाग भाग के बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी एक जंगली बच्चा दौड़ते हुए आया और लीडर के कानों में कुछ फुसफुसाया। लीडर ने तुरंत हाथ उठाकर उन भागने वाली रस्मों को रोक दिया और तीनों को फिर से इशारा करके बोला उंगा टांगा महाकल। तभी वांगजी बोला ये क्या मतलब है? तभी सिचन बोला मतलब कल कुछ बड़ा होने वाला है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तीनों की सांसें बहुत फूली हुई थी। तभी बड़ा बेटा और सिचन तो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे थे, लेकिन छोटा बेटा जो कि वांगजी है मन ही मन में कबाब में हड्डी वाला रोल, अब लगता है हम सूप में हड्डी बनकर पकने वाले हैं, ऐसा बोलता है। अंकल और सिचन एक मिनट के लिए तो वांगजी को देखते हैं और वांगजी अजीब तरह से अपना मुंह बनाकर बोलता है क्या? तभी सिचन अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है इससे कुछ बोलना ही बेकार है। और अंकल बस अपनी सांसें भर लेते हैं और बोलते हैं क्या करूं मैं इसका। अब उन तीनों को वापस से पिंजरे में डाल दिया जाता है। तीनों काफ़ी थक चुके थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा आग के गोल गोल भगाया गया था और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह पिंजरे के पास ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगे, धूम धूम धा, धूम धूम धा। वांगजी अचानक से उठा और उसने आँख मलते हुए बोला ये लोग अलार्म भी बजाते हैं या बस सीधा शादी बारात शुरू कर देते हैं? तभी सिचन बोला लगता है महाकल का मतलब ही है ढोल बजाकर उठाना। अंकल अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठे और बोले अरे बेटा चाय होगी तो सब ठीक लगेगा। तभी अचानक से ही फिर से कुछ जंगली लोग उस पिंजरे में घुसे और तीनों को पिंजरे से बाहर निकाल लाए। सब लोग गोल घेरे में खड़े हो गए थे और बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का मंच था जिस पर केले, नारियल और उबले हुए अंडों का ढेर लगा हुआ था। उन तीनों को वहां लाकर बैठा दिया गया। तीनों ही सामने रखे चीज़ों को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी लीडर ने कुछ घोषणा की। जैसे ही उन्होंने घोषणा की ऊँगा हो तांगा बांगा जिगर जान, अंकल मुस्कुराए और राघव की ओर देखा और बोला सुना जिगर जान बोला। तभी सिचन बोला हाँ अंकल, लेकिन ये वाला शायद बलि के मेन्यू का हिस्सा है। अंकल और सिचन बात कर ही रहे थे कि अचानक तीनों के सामने ढेर सारे केले रख दिए गए और लीडर ने इशारा किया कि जो सबसे तेज केले खाएगा उसे मुक्ति मिलेगी। वांगजी बोला मुक्ति मतलब छोड़ दोगे? सिचन बोला या फिर
अगले राउंड में फेंक दोगे। अंकल बोला, अरे केला उठाकर मुंह में ठूसो, चल बेटा खा, जान बचाने के लिए। सिचन बोला, हाँ तू हमारा जिगर है रे, लेकिन इतना केला खाने से पेट फट जाएगा। अब तीनों ने केला खाना शुरू किया और हमें वांगजी को दिखाया जाता है उसने जैसा ही तीसरा केला खाया उल्टी करने का ड्रामा करने लगा। सारे जंगली लोग ये देखकर हंसने लगे और एक ने उसके सिर पर केला टोपी की तरह बांध दिया। वांगजी बोला, ये क्या कर रहे हो? सिचन बोला, कबाब में हड्डी और अब टोपी में केला, वाह क्या सीन है। तभी लीडर ने अजीब सी आवाज़ निकाली, हा हू श, और इशारा किया कि तीनों को नकल करनी होगी। अंकल बोला, ये तो आसान है। उन्होंने आवाज़ निकाली, श, और सारे ही जंगली लोग खुश होकर ताली बजाने लगे क्योंकि अंकल ने बिल्कुल सही एक्टिंग की थी। और सिचन बोला, चाचा लगता है हम इनकी टैलेंट शो में फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। उधर अंकल और सिचन एक्टिंग करने में लगे हुए थे और यहाँ वांगजी कनवाई आंखों से सभी जंगली लोगों को देखकर बोल रहा था, ये लोग मेरा टाइम यहाँ बस बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनके साथ यहाँ पागल नहीं बन सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। आखिरकार मैं ही तो हीरो हूँ ना, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो बाकी सबको कौन बचाएगा। वांगजी इधर उधर देखने लगा और उसे कुछ समय के बाद दिखा कि पीछे लकड़ी के बेड थोड़ी टूटी हुई है, यानी कि जो जाने का जगह है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। वो धीरे से उसने सिचन के पास आकर फुसफुसाया, भैया भागने का रास्ता मिल गया। सिचन बोला, कहाँ? वो देखो, और उन्होंने वो जगह दिखाई जहाँ पर से लकड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, यानी कि उस जगह में पूरा घेरा बना हुआ था और वहाँ पर हल्की सी इतनी जगह टूटी हुई थी कि कोई इंसान वहाँ से आ जा सके, यानी कि जैसे कि होता है ना कि किसी ज़मीन को घेरा बना दिया जाता है लकड़ी से या किसी और चीज़ से, वैसे ही उस जगह को लकड़ी से घेर दिया गया था। बड़ा मैदान था और लकड़ी से वो जगह घिरी हुई थी और सिचन और वांगजी की नज़र उस जगह पर पड़ चुकी थी जहाँ कोने पर उस लकड़ी का टूटा हुआ हिस्सा था, जहाँ से आसानी से कोई इंसान अंदर बाहर जा सकता था। सिचन ने अपनी कनवाई आंखों से उस जगह को देखा और फुसफुसाते हुए बोला, वांगजी कब भागे? तभी वांगजी ने बोला, अब कब क्या, आज रात को ही भागते हैं जब ये सब सो जाएं। तभी धीरे से अंकल ने बोला, अरे नहीं बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। तभी सिचन बोला, अंकल ये मेहमान नवाजी में हमें मेन कोर्स बनाकर खाने वाले हैं। तभी लीडर ने फिर से ढोल बजाया और तीनों को वापस पिंजरे में फेंक दिया। वांगजी और सिचन ने एक दूसरे को देखा और प्लान बनाया कि आज रात का खेल ख़त्म होगा, मतलब आज रात ही खेल ख़त्म होगा। अब सिचन और वांगजी मन ही मन में भागने का प्लान बना रहे थे, बिना इस बात से उन्हें पता चले, वो इस बात से अनजान थे कि अंकल ने पहले ही वो रास्ता देख लिया था और ये बात उनको भी पता चल गई थी कि इन दोनों को भी उन रास्तों के बारे में पता चल गया है। और अंकल ने अनजान बनकर कहा, बेटा भागने से पहले मुझे चाय पिला देना। इस बात पर वांगजी और सिचन हैरान कि आखिरकार अंकल को कैसे पता चल गया। तभी अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों का अंकल हूँ, मुझे सब चीज़ पहले पता चल जाता है। तभी सिचन और वांगजी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मतलब प्लान साफ है ना। तभी अंकल भी अपना हाथ का अंगूठा आगे दिखाते हुए बोलते हैं, प्लान सही है, निकलेंगे आज रात में। तभी तीनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाँ में मिला लेते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। पूरा जंगल एकदम शांत था, धीमी धीमी मशालों की रोशनी चमक रही थी। तभी जंगली लोग दिन भर से केला प्रतियोगिता और हू हा नकल शो के बाद अब खर्राटे भर रहे थे और मज़े से सो रहे थे। तभी पिंजरे में तीनों चुपचाप बैठे थे। तभी वांगजी ने बोला, भैया पीछे वाली बाड़ वही है ना जो टूटी हुई थी? तभी सिचन बोला, हाँ लेकिन बीच में तो एक पहरेदार बैठा है ना। तभी अंकल बोले, अरे बेटा मैं बात कर लूँगा उससे, दोस्त बना लूँगा, तुम लोग चिंता मत करो। तभी सिचन ने कहा, आप उससे कैसे दोस्ती करोगे? और वांगजी ने भी कहा, हाँ आप उससे कैसे दोस्ती करोगे? तभी अंकल ने कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं दोस्ती करने में एक्सपर्ट हूँ, देखना मैं अपनी बातों के जाल में उसे फंसा लूँगा और तुम लोग पीछे से निकल जाना, और फिर जैसे वो तुम लोगों की तरफ आएगा मैं भी निकल जाऊँगा। क्यों, सही है ना?
तभी उन दोनों ने हामी भरी और कहा सही है। तभी अंकल ने बोला चलो प्लान शुरू करते हैं, और अंकल ने आगे बढ़कर उस पिंजरे से अपना सिर और हाथ बाहर निकाला और उस पहरेदार को इशारा करने लगा। उन्होंने जेब से एक बिस्किट निकाली जो उन्होंने गाड़ी में जाने से पहले रख ली थी। पहरेदार ने बिस्किट देखा और मुस्कुराया और अंकल किरण के पास आ गया। अंकल ने कहा ले बेटा खा और हमारी फ़ोटो खींच देना। सचिन बोला अंकल भागना है, यह इंस्टाग्राम नहीं बनाना है जो आपकी फ़ोटो खींचूं। अब हमें दिखाया जाता है वो पहरेदार बिस्किट खाने में मगन था और अंकल उसे अपनी जवानों वाली कहानियाँ सुना रहे थे। अरे बेटा, जब हम जवान हुआ करते थे एक छलांग में ही नदी पार कर लिया करते थे, हम ये कर लेते थे, हम वो कर लेते थे। अंकल की कहानियों में और बिस्किट खाने में वो पहरेदार बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इसी बीच सचिन और वांगजी धीरे धीरे उस पिंजरे को किसी तरह से तोड़ ताड़ कर बाण की तरफ भागते हैं, यानी कि उस लकड़ी की तरफ भागते हैं जहाँ वो टूटा हुआ जगह था। वांगजी बोला भैया जल्दी करो। तभी सचिन बोला रुको, आवाज़ मत करो, ये लकड़ी चर चर कर रही है। अब वो दोनों उस लकड़ी के बाण के पास पहुंच गए थे और जैसे ही सचिन ने बाण से निकलने लगा, यानी कि बाण को पार करने लगा, एक मच्छर उसके कान में घुस गया। सचिन बोला अश भैया नहीं, कान में ड्रम बज रहा है। तभी वांगजी बोला चुप रहो, ये तो अभी पकड़े जाएंगे नहीं हम। पहरेदार ने अचानक से ये आवाज़ सुनी और मुड़कर देखा, लेकिन तभी अंकल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बिस्किट पकड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। अंकल बोला तू हमार जान है रे, जा बेटा जा सचिन। सचिन और वांगजी उस बाण से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने अंदर से हाथ हिलाकर अंकल को आने का इशारा किया। अंकल ने धीरे धीरे से उस जो पहरेदार है उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उस पहरेदार ने उसे देखा और एक और बिस्किट का पैकेट मांगा। अंकल ने गुस्से में कहा तेरी तो तू तो मेरा सारा ही बिस्किट खा जाएगा, और उसका गर्दन पकड़कर उसके गालों में चमाचम बजा दिया, जिससे वो पहरेदार बहुत गुस्सा हो गया और अंकल पर भाला फेंकने की तैयारी करने लगा। पर अंकल ने उससे बालों से पकड़ा और जोर का मुक्का मारा। मुक्का इस ऐसी जगह मारा था कि जैसे ही वो मुक्का उससे पड़ा वो वहीं पर ढेर हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। तभी अंकल ने अपने बाल सहलाते हुए कहा कुछ टेक्निक मुझे भी आता है, ऐसे ही बुढ़ापे में हमने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। और अंकल भी उस टूटी हुई जगह से निकल जाते हैं और धीरे धीरे बाण की तरफ पहुंचकर बोलते हैं अरे मुझे खींचो बच्चों खींचो। तभी सचिन और वांगजी भी अंकल का अंदर से हाथ पकड़कर खींच लेते हैं और अंकल भी उस बाण से बाहर आ जाते हैं। अब वांगजी कहता है जल्दी करो अंकल जल्दी। तभी अंकल बोलते हैं अरे ज़रा शालीनता से खींचो, मैं कोई आलू की बोरी नहीं हूँ। तीनों जैसे तैसे निकल कर झाड़ियों में घुस जाते हैं, यानी कि उस बाण से निकल कर वो लोग एक बड़े से झाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस झाड़ी में घुसे, अचानक से ज़ोर से ढोल बजने की आवाज़ आई, धूम धा धूम धा। सचिन बोला अरे ये लोग तो उठ गए। वांगजी बोला भैया ये ढोल नहीं अलार्म है। तभी अंकल बोला भाग बेटा, वरना हम फिर से केला प्रतियोगिता के फाइनल में होंगे। तीनों अंधेरे में भागते रहे। पैरों के नीचे टहनियाँ टूट रही थी, झाड़ियाँ कपड़ों में फंसकर फट रहे थे और पीछे से टॉर्च जैसी जलती मसाले और भी ज़्यादा नज़दीक उनके आती जा रही थी। तभी वांगजी बोला भैया अगर मैं बच गया तो कसम खाता हूँ फिर कभी जंगल नहीं आऊँगा। तभी सचिन ने जवाब देते हुए बोला अगर हम नहीं बचे तो भी तू इस जंगल का स्थायी सदस्य बन जाएगा, चिंता मत कर। तीनों अंधेरे में भागते भागते अचानक एक खुले मैदान में पहुँचे। रात की धुंध हर तरफ फैल रही थी और बीच में एक पुराना टूटा फूटा पेड़ खड़ा हुआ था। उसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी डालियाँ ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हाथ फैलाकर उन्हें रोक कर रखा हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। तभी वांगजी बोला भैया ये पेड़ थोड़ा ज़्यादा ही डरावना नहीं है। तभी सचिन बोला ये पेड़ नहीं, ये हॉरर मूवी का पोस्टर लग रहा है मुझे। तभी अंकल बोले अरे बेटा डरने की कोई बात नहीं, ये तो बस एक पुराना बरगद का पेड़ है।
वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से आवाज़ आई। अचानक पेड़ की टहनियों के बीच से श्श जैसी आवाज़ आई। वांगजी ने डर के मारे सिचेन की शर्ट को पकड़ लिया और बोला, भैया भैया ये हवा है ना? सिचेन बोला, हाँ हवा ही है, बस शायद इस हवा की पिछली नौकरी हॉरर फिल्म में थी, डर मत। तभी एक अजीब सा साया धुंध में, एक लंबा सा साया उनकी तरफ बढ़ा। वांगजी बोला, मैं कह रहा हूँ भागते हैं। तभी अंकल बोला, अरे रुको बेटा, ये कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। वो साया और करीब आया और जैसे ही धुंध हटकर उसका चेहरा साफ हुआ, वो और कोई नहीं, जंगली लोगों का ही एक सदस्य, एक बुजुर्ग इंसान था। उसकी गर्दन पर खोपड़ियों की माला थी और आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। वांगजी बोला, भैया ये तो बुजुर्ग वाला वर्जन भी हॉरर लग रहा है। ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना, जरा देखो तो। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, वो धीमी आवाज़ में बोला, जान जीगर भागकर कहाँ जाओगे? तभी सिचेन और अंकल एक साथ बोले, अरे तू हमार जान है रे। फिर एक दूसरे को देखकर, तू हमार जिगर है रे, ऐसे बोलने लगे। तभी वांगजी बोला, हाँ और मैं कबाब में हड्डी हूँ, मुझे कोई नहीं बुला रहा है। मैं ही क्या एक सिंगल आदमी हूँ, मुझे भी थोड़ा प्यार कर लो, क्या ही बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। ये कहने पर वांगजी एकदम मुंह बनाने लगा और दोनों को देखने लगा। और वहीं वांगजी की बात सुनकर किरण और सिचेन भी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। तभी बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा खांसा, यानी कि उन्होंने ये इशारा दिया कि यहाँ मैं भी हूँ, ज़रा मेरी भी तरफ देख लो। तभी बुजुर्ग ने तीनों को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। सिचेन बोला, ये हमें बेचने वाला है या पकाने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अंकल बोला, दिल से सोचो बेटा, दिल से। दिल की आवाज़ हमेशा हमें असली जगह लेके जाती है। तभी वांगजी बोला, दिल से सोचूं तो मुझे डिनर प्लेट दिख रहा है अंकल, आपका क्या ख्याल है? तभी अंकल बोला, चुप रहे। दिल की आवाज़ हमें सच्चे राह तक लेकर जाती है और मेरा दिल कह रहा है कि ये अच्छा इंसान है, चलो इसका पीछा करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। तीनों उस बुजुर्ग के पीछे पीछे घने जंगल में चल रहे थे। धुंध और गाढ़ी हो रही थी। ऊपर पेड़ों की टहनियाँ ऐसे आपस में उलझी हुई थी जैसे किसी ने जानबूझकर सूरज की रोशनी को रोक रखा हो। वांगजी धीरे से बोला, भैया ये हमें बचा रहा है ना, या किसी सीक्रेट शॉर्टकट टू बली स्थान ले जा रहा है? तभी सिचेन बोला, पता नहीं, बस इतना है कि इसकी स्पीड देखकर लग रहा है कि ये रोज़ यहीं ड्यूटी करता है। तभी अंकल बोले, अरे बेटा शक मत करो, मैं चेहरे पढ़ने में उस्ताद हूँ और इसके चेहरे पर प्यार लिखा है। तभी सिचेन और वांगजी ने कुछ अजीब नज़र से अंकल को देखा और अंकल ने कहा, प्यार के साथ साथ दीदार भी लिखा है और दिल की बात भी लिखा है। तभी सिचेन और वांगजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता। और अंकल ने दोनों हाथों को अपने कमर में रखते हुए कहा, सही कहा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर शायद बहुत कुछ भी हो सकता है। और अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। अचानक बुजुर्ग ने एक गिरे हुए पेड़ के नीचे से छोटी सी सुरंग उन लोगों को दिखाई और बोला, जल्दी अंदर जाओ वरना वो जंगली लोग वापस आ जाएंगे। तभी वांगजी बोला, क्या ये हमें सच में बचा रहा है? तभी सिचेन बोला, या फिर सुरंग के आखिरी में उबलने वाला बड़ा बर्तन रखा होगा जिसमें गिरकर हम सब डायरेक्ट ही पक जाएं। तभी अंकल बोला, चलो बेटा देख ही लेते हैं, जान है तो जहान है, जो होना रहेगा वो तो होकर ही रहेगा ना। पर करने से पहले हम क्यों पछताएं, कर कर देखते हैं, बाद में पछताने वाला काम अगर करेंगे तो बैठकर पछता भी लेंगे। तभी धीरे धीरे कर कर वो लोग अंदर गए। अंदर अंधेरा था, में ठंडी मिट्टी की गंध और दीवारों पर लटकते चमगादड़ थे। वांगजी बोला, भैया ये हॉरर मूड में चमगादड़ क्यों एक्स्ट्रा एक्टिंग कर रहे हैं? तभी सिचेन बोला, शायद इनके पास अभी कोई नाइट शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कारण हमें हॉरर शो दिखा रहे हैं फ्री में।
अब हमें सुरंग की दूसरी ओर दिखाया जाता है। तीनों उस सुरंग से बाहर निकले और सामने एक पुराना टूटता हुआ झोपड़ा उन्हें दिखा। बुजुर्ग ने कहा, ये मेरा घर है, यहाँ तुम तीनों सुरक्षित हो। तभी अंकल बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ये हमारी जान बचा रहा है। तभी सिचन ने खुश होते हुए अंकल को जवाब दिया, तू हमारा जिगर है रे अंकल। तभी वांगजी बोला, और मैं अभी भी कबाब में हड्डी हूँ। अब हमें दिखाया जाता है, बुजुर्ग कुछ बातें बताता है और बोलता है, मैं कभी उसी जंगली लोगों का हिस्सा था, लेकिन उनकी बलि परंपरा मुझे पसंद नहीं आई। वो मासूम लोगों को जो जंगल घूमने के लिए आया करते थे, उन्हें पकड़ कर ले आते थे और उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही रीति रिवाज करके उन्हें बलि दे दिया करते थे। ये बात मुझे पसंद नहीं आई और मैंने उनका दल छोड़ दिया। जब मुझे ये पता चला कि फिर से उन लोगों ने नए लोगों को पकड़ा है, तो मैं भी बहुत दुखी था कि वो भी तुम लोगों के साथ वैसा ही करेंगे जैसा अभी तक उन्होंने बाकी लोगों के साथ किया है। मुझे ये पसंद नहीं आया और मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए उन्हें धोखा दिया और उनका दल छोड़ दिया। वांगजी बोला, मतलब आप असली हीरो हो? तभी वो बुजुर्ग बोला, हाँ, लेकिन ये जंगल तुम्हें ऐसे नहीं जाने देगा बेटा। उस बुजुर्ग की बात को सुनकर तीनों ने सोचा और बोला, अब थोड़ी राहत है। लेकिन तभी झोपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, खड़ खड़ खड़। वांगजी ने डरते हुए कहा, भैया ये हवा है ना? तभी सिचन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस हवा ने शायद हॉरर मूवी में पीएचडी की हुई है। तभी अंकल बोले, अरे ये जंगल है बेटा, यहाँ पेड़ भी बात करते रहते हैं। तभी उन लोगों ने झोपड़ी की खिड़की से देखा, बाहर के पेड़ अपनी टहनियाँ धीरे धीरे हिला रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हों। वांगजी बोला, भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, पेड़ मुझ पर पर्सनल अटैक करने वाला है। तभी सिचन बोला, आराम से, शायद तू इनका पुराना दोस्त होगा। वो तीनों उस पेड़ को देख ही रहे थे कि अचानक जमीन से बेलें निकलकर झोपड़ी की दीवारों पर लिपटने लगी। अंकल ने हैरानी से कहा, अरे ये तो घर को गले लगा रही हैं। तभी वांगजी बोला, गले लगा रही हैं या तोड़ फोड़ कर रही हैं? वो बुजुर्ग बोला, ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा बेटा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। सिचन ने जल्दी से चाकू उठाया और बेलें काटने लगा, लेकिन एक बेल ने उसे ऐसे लिपट लिया कि वो गिरते गिरते अंकल के ऊपर ही आ गिरा। अंकल बोला, अरे अरे जान, तू तो पूरा फ्री में मुझे रेसलिंग ही करवा देगा लग रहा है। तभी सिचन बोला, अरे तू हमार जिगर है रे, उठ उठ अंकल उठ। सिचन अंकल का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगे और वांगजी ने चिढ़कर बोला, हाँ, मैं यहाँ बेल काट रहा हूँ और तुम दोनों वहाँ अपना लव स्टोरी चला रहे हो। तभी अचानक बुजुर्ग ने कहा, पीछे की सुरंग से निकलो, वरना ये बेलें तुम्हें खींचकर जंगल का हिस्सा बना देंगी। तीनों हैरान थे और तीनों फिर तुरंत ही दौड़ते हुए उस जंगल के पीछे भागने लगे। तीनों दौड़ पड़े। पीछे से बेलें दीवार तोड़कर अंदर घुस रही थी। वांगजी बोला, भैया अगर हम बच गए तो मैं जंगल में सिर्फ नेचुरल एक्यूमेंट देखने के लिए आऊँगा, लाइव नहीं। तीनों काफ़ी तेज़ी से भागे और तीनों सुरंग में दौड़ते दौड़ते आखिरकार बाहर निकले। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उन्होंने देखा, सामने एक बड़ा खुला मैदान था। बीच में धुंध और चारों तरफ पुराने पत्थर की गोल गोल कतारें जैसी लगी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्राचीन पूजा स्थल हो। वांगजी बोला, भैया ये तो जंगल का हॉरर लेवल 2 लग रहा है। सिचन बोला, हाँ, बस ये गेम ओवर का ऑप्शन असली है। तभी अंकल बोले, अरे बेटा डरना मत, पत्थर तो कभी किसी को नहीं काटता है ना। तभी जैसे ही वो मैदान के बीच में पहुँचे, अचानक से वो पत्थर खुद ब खुद आग के गोले की तरह जलने लगे। वांगजी बोला, भैया ये तो पक्का बॉलीवुड हॉरर सेट है। तभी सिचन बोला, नहीं, ये तो रियल जंगल का वेलकम
सेरेमनी है जिसे हम अटेंड कर रहे हैं। वो तीनों उस पत्थर को देख ही रहे थे कि अचानक उन पत्थरों के बीच से काले काले धुएं के इंसान जैसे आकार निकलने लगे, बिना आँखों के। बस हल्की सी उनके आँखों की जगह लाल रोशनी जल रही थी। तभी बुजुर्ग पीछे से चिल्लाते हुए बोला, दौड़ो, ये जंगल की आत्माएं हैं। तभी वांगजी ने पीछे मुड़कर कहा, अरे यार, ये एकदम प्रकट कहाँ से होए जा रहा है? एकदम जल्दी जल्दी ये बुजुर्ग कहाँ से आकर प्रकट होए जा रहा है? तभी सचिन बोला, अभी ये मत सोच, अभी निकल यहाँ से, वही ठीक होगा हम लोगों के लिए। तभी अंकल बोले, आत्माएं भी काली होती हैं? मेरे पास तो सफ़ेद कपड़ा भी नहीं है, शांति वार्ता कैसे करूँगा मैं इनसे? तभी सिचन बोला, शांति वार्ता छोड़ो अंकल, भागो यहाँ से। तभी वांगजी ने भागते हुए सिचन से पूछा, भैया ये आत्माएं हमें देख सकती हैं क्या? सिचन बोला, शायद, पर क्यों पूछ रहे हो? तभी वांगजी बोला, क्योंकि एक तो अभी मेरी पैंट खींचने लगी है। तभी अंकल बोला, अरे पहले भाग ले, वरना अगले सीन में तो बिना पैंट का हीरो होगा। तीनों भागते भागते मैदान के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां अचानक जमीन टूटने लगी और एक गहरी खाई उन्हें नजर आ रही थी। नीचे से अजीब चमक आ रही थी, जैसे खाई के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया हो। सिचन बोला, भैया अब क्या होगा? अंकल बोला, कूद बेटा, तू हमार जान है रे। तभी सिचन बोला, तू हमार जिगर है रे। और वांगजी बोला, और मैं पक्का कबाब में हड्डी हूँ, लेकिन कूद रहा हूँ। तीनों ने आंखें बंद करके खाई में छलांग लगा दी। गिरते गिरते वांगजी बोला, भैया अगर हम बच गए तो अगली बार घर से बाहर नहीं निकलूँगा। सिचन बोला, और अगर नहीं बचे तो भी तू अगली बार घर से बाहर मत निकलना। अंकल बोले, अरे बेटा डरना मत, नीचे पानी होगा, पानी। अंकल ने इतना कहा ही था कि तीनों धड़ाम से नीचे गिरे। तीनों ने सोचा पानी में गिरे हैं, लेकिन नीचे तो कोई अजीब सा नरम सा चिपचिपा फर्श था। वांगजी बोला, ये क्या है? पानी तो नहीं लग रहा है। तभी सिचन बोला, पानी? ये तो लगता है हम किसी विशालकाय मशरूम के ऊपर गिरे हैं। तभी अंकल बोला, अरे ये तो जंगल का गुप्त बगीचा है। तीनों ने आसपास देखा। आसपास चारों तरफ चमकते फूल, चमगादड़ जैसी बड़ी बड़ी तितलियां और जमीन से लटकते गायब होते छोटे छोटे नीले गोले नजर आ रहे थे। वांगजी बोला, भैया ये जंगल का हॉरर फैंटेसी लेवल है क्या? तभी सिचन बोला, हाँ लगता है, यहाँ डर और डिस्को दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों ही तीनों ही सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें थी जो किसी ने सोची ही नहीं थी। तभी एक बड़ा सा चमकता हुआ फूल अचानक बंद हो गया और अंदर से डरावनी हंसी आई। फूल बोला, यहाँ आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। अंकल बोला, अरे फूल तू चुप कर, हम घर का पता गूगल मैप से ढूंढ लेंगे। तभी सिचन बोला, भैया यहाँ से निकलने के लिए हमें वो ऊपर वाली बेल पकड़कर चढ़ना होगा। तभी वांगजी बोला, और अगर बेल ने हमें लपेट लिया तो? तभी अंकल ने बोला, तू बेल का दामाद बन जाएगा, समझा? अब होती है मेगा फिनाले की तैयारी। जैसे ही तीनों बेल पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे, नीचे से मशरूम ज़ोर ज़ोर से फटने लगे और उनमें से धुआं और अजीब अजीब तरह के प्राणी बाहर निकलने लगे। तभी बुजुर्ग दूर से चिल्लाते हुए बोला, जल्दी करो वरना ये लेवल तुम्हारा आखिरी लेवल बन जाएगा। तभी वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, देखा ये बूढ़ऊ यहाँ भी आ गया, मुझे तो कुछ गड़बड़ सा महसूस हो रहा है। अंकल भैया कुछ गड़बड़ है, ये बार बार जहाँ ही जा रहे हैं वहाँ ये प्रकट हो रहा है। आप लोगों ने देखा था ना कि ये हमारे साथ चलकर आया नहीं था, फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये कैसे प्रकट होए जा रहा है? तभी सिचन कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद इसके चलने का तरीका अलग है, इसी कारण ये बहुत ही जल्दी यहाँ पहुँच जा रहा है। तभी अंकल कहते हैं, अरे बेटा वो कुछ भी हो छोड़ो, वो हमें बचा रहा है, ये देखो, उस पर शक मत करो, नहीं तो पता चला वो ही हमें ठिकाने लगा देगा गुस्से गुस्से में। चुप रहो चुप रहो। अंकल की बात पर सिचन और वांगजी चुप रह जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तीनों बेल पकड़कर अब ऊपर चढ़ रहे थे।
वो ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी। उन लोगों ने देखा नीचे जंगल की आत्माएं और वो जंगली लोग और वो धुंध के अजीब अजीब प्राणी सब एक साथ घेरा बनाकर खड़े हुए थे। वांगजी ने आंखें फाड़ते हुए कहा, भैया लगता है ये जंगल में हमें कंबाइंड स्पेशल अटैक में डाल दिया गया है। तभी सीजन बोला, हाँ बस बैकग्राउंड में म्यूजिक टी एंड बजना बाकी है। अंकल ने बोला, अरे बेटा हम जब तक साथ हैं ये जंगल हमें नहीं रोक सकता। तुम सभी ने वो सुना तो होगा ना, हम साथ साथ हैं। तभी सीजन गाकर बोलता है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। तभी वांगजी चिढ़ते हुए बोलता है, बस करो तुम लोगों का ये नाटक। तभी जंगलियों का जो लीडर होता है वो बोलता है, तुम्हें बलि देनी ही पड़ेगी, इसलिए तुम सब नीचे आ जाओ। तभी सिचन बोलता है, अरे ऐसे कैसे बलि दे दोगे। तभी सिचन बोलता है, अरे बलि में छोटा पैकेज ले लो, मेरा छोटा भाई फ्री में है। तभी वांगजी बोलते हैं, भैया ये क्या बोल रहे हो। तभी अंकल बोलते हैं, कोई मेरे जिगर को हाथ नहीं लगाएगा। जैसे ही वांगजी ये सुनता है उसकी आंखें टिमटिमाने लगती है, वो तो इमोशनल ही हो जाता है और बोलता है, अंकल आज पहली बार तुमने मुझे जिगर बोला है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मेरा जिगर फूला जा रहा है अंकल, मैं आपको क्या बोलूं। और बोला, बेटा चिंता मत कर, यहाँ से निकल जाते हैं, फिर तेरे से सारा चीज़ मैं वसूल लूँगा। तभी वांगजी बोलता है, क्या मतलब। तभी सीजन मुस्कुराते हुए बोलता है, तू नहीं समझेगा, जब बच जाएंगे तब बताऊंगा। तभी सीचन ने वांगजी को अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कहा, जब मैं भाग कहूँगा तब तू अंकल को पकड़कर उल्टी दिशा में दौड़ लगाना, समझा। तभी वांगजी बोला, और तुम भैया। तभी सीचन बोला, मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करूँगा और थोड़ा हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करूँगा, तू अंकल को लेकर दूसरी तरफ से निकल जाना। वांगजी ने सिर हाँ में हिलाया। अब वांगजी और सीचन अपने प्लान में तैयार थे। अब वहीं सीचन ने ज़ोर से चिल्लाकर सभी जंगली लोगों को और सभी अजीब प्राणियों को अपनी तरफ बुलाया, फिर बेल के सहारे झूला झूलते हुए उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। और तभी सीचन ने इशारा किया और वांगजी ने अंकल का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया, पर अंकल ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाया और बोला, रुक जा, मैं अपने जिगर के बगैर नहीं जाऊंगा। और बोला, अरे बेटा तू हमार जान है रे। तभी सीचन बोला, और तो हमार जिगर है रे। तभी वांगजी बोला, और मैं भी कबाब में हड्डी हूँ, लेकिन भाग रहा हूँ। क्योंकि सीचन ने उन लोगों को धक्का दे दिया था तो वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। तभी अंकल ने इशारा किया कि जल्दी आ मेरे बच्चे। तभी सीचन तुरंत दौड़ते हुए उन लोगों के पास आ गए। अब तीनों ने जोर की दौड़ लगाई और उस सुरंग का रास्ता पकड़ लिया जो बुजुर्ग ने उन्हें पहले बताया था। पीछे से आत्माओं की चीखने और ट्राइब के लोगों के गुस्से की आवाज़ें आने लगी। ट्राइब मतलब उन जंगली लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, लेकिन आखिरकार सूरज की रोशनी उन तीनों को दिखाई दी और वो जंगल से बाहर निकल आए थे। उन तीनों ने जैसे ही गुफा से बाहर कदम रखा तो तीनों ने गहरी सांसें ली और दिल पे हाथ रखा। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वो जंगल से बाहर शहर के रास्ते में पहुंच चुके थे। सामने एक बड़ी सी सड़क उन्हें दिखाई दे रही थी जहां गाड़ियां चल रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और गले लगाया और कहा, हम बच गए। तभी तीनों ने मुस्कुराते हुए अपने दिल पे हाथ रख कर कहा, हाँ हम बहुत खुश हैं कि हम बच गए। तभी वांगजी ने कहा, भैया मैं अंकल को तुम्हारी वो बूढ़ऊ कहने वाली बात जो है ना उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तभी सीचर ने मुस्कुराते हुए बोला, और मैं तेरी बीएफ की बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी अंकल ने कहा, और मैं अब घर का काम तुम दोनों को बराबर में बांटूंगा, तुम्हारे से अकेले नहीं करवाऊंगा सीचन बेटा। तभी वांगजी बोला, मतलब फिर से मैं कबाब में हड्डी हूँ क्या। तभी वो तीनों हंसे और उस जंगल से निकलने के लिए चले गए। वो जैसे ही उस जंगल से निकल रहे थे तभी उन्हें दूर से सड़क पर एक जानी पहचानी कार नजर आई। तभी वांगजी ने चिल्लाया, अरे ये तो पापा की कार है ना। सीजन ने भी देखा और बोला, अरे हाँ ये तो डैड की ही कार नज़र आती है। तभी किरण ने अपना हाथ हिलाया और उस कार की खिड़की से भी एक हाथ बाहर आया जो हिल रहा था
अचानक से उनके सामने कार पहुंची और रुक गई। उन्होंने देखा अंदर और कोई नहीं, चिंगेजून थे। तभी चिंगेजून ने उन तीनों को देखा और बोला, ये तोते हुए मुर्गे जैसे क्यों लग रहे हो तुम तीनों? तुम तीनों तो जंगल घूमने गए थे, यहाँ बीच सड़क पे क्या कर रहे हो? और इतनी अजीब सी हालत तुम लोगों की। तभी किरण कहता है, सच कहते हैं लोग, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा पहलवान होता है। अच्छा हुआ भाई तू आ गया, हमें तेरी ही ज़रूरत थी। तभी चिंगेजुन कहते हैं, अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ज़रूरत के समय पर ही पहुंच गया। और वो तीनों को अंदर बैठा लेते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसा गया जंगल ट्रिप। तभी तीनों एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, भाई मत पूछो कैसा गया जंगल ट्रिप, हम कसम खाते हैं कि हम दोबारा जंगल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तभी चिंगेजुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा, मत जाना, मत जाना, मत जाना, लेकिन घर तो चलोगे ना, घर में पार्टी करेंगे। तभी सिचन बोलता है, पार्टी? किस तरह की पार्टी? तो बोलता है, मुझे बिज़नेस में बहुत बढ़िया, मतलब सिंघेजन बोलते हैं कि मुझे बिज़नेस में बहुत बढ़िया डील मिली है, बहुत अच्छी इस बार इनकम होगी, तो पार्टी दूंगा तुम लोगों को घर में। तभी वांगजी बोलता है, पापा पार्टी में पिज़्ज़ा बर्गर तो होगा ना? तभी चिंगेजुन बोलते हैं, अरे सब चीज़ होगा, सब लोगों की पसंद की हर चीज़ होगा, और भाई तुम्हारे पसंद की चाय भी होगी, वो भी 15-15 कप। तभी किरण मुस्कुराते हैं बोलते हैं, तब तो ठीक है, पार्टी शुरू करनी चाहिए। हाँ बस घर पहुंचते हैं और करते हैं। और तीनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़र देखते हैं और तीनों ने मन में सोच लिया था कि भाई दोबारा जंगल घूमने नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़नी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। गए तो थे ये लोग घूमने, पर हो गया इन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े कांड। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ रोमांटिक दिखाऊंगी, पर ये थोड़ा अलग टाइप का रोमांटिक था। यहाँ पर कोई भी कपल नहीं था। इसमें मैंने सिचन और किरण का रोमांस दिखाया, जो कि एक चाचा भतीजा का था। किस तरह से एक चाचा और भतीजा में प्यार हो सकता है, ये मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। प्लीज़ आप सभी बने रहें मेरे साथ, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय गाइस।